हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS-PCS। ये 11 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस में जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए यूज़फुल हो सकता है, उसका एनालिसिस है। इन न्यूज़ आर्टिकल के शॉर्ट नोट्स के PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों और विशेषकर सबरीमाला जैसे मामलों से रिलेटेड है। सवाल ये है कि क्या अदालत को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जैसे विचार का उपयोग करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या है। ऑथर के अनुसार ये कोई तय कानून या फिक्स्ड रूल नहीं है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो संविधान की मूल आत्मा को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि जब अदालत किसी मामले का निर्णय करती है तो उसे केवल ट्रेडिशन या मेजॉरिटी की राय नहीं देखनी चाहिए, बल्कि संविधान के फंडामेंटल वैल्यूज को देखना चाहिए, जैसे कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी, जस्टिस, प्लुरैलिटी और ड्यू प्रोसेस। ये एक तरह से सोचने का तरीका है, न कि कोई स्ट्रिक्ट रूल जिससे हर केस का सीधा समाधान निकल आए। अब इसके खिलाफ जो तर्क दिया जा रहा है वो सोसाइटल मोरालिटी का है। सरकार के वकीलों और कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि अदालतें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का उपयोग करके अपनी लिमिट से बाहर जा रही हैं। उनका तर्क है कि समाज की अपनी नैतिकता और परंपराएं होती हैं और अदालतों को उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। उनके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत अस्पष्ट है और इसे अदालतें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे जुडिशियल ओवररीच का खतरा बढ़ता है। ऑथर इस आलोचना से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सोसाइटल मोरालिटी भी कोई बहुत स्पष्ट या ठोस अवधारणा नहीं है, बल्कि कई बार ये सिर्फ ट्रेडिशंस को बिना सवाल किए एक्सेप्ट करने का तरीका बन जाती है। अगर केवल समाज की नैतिकता को आधार बनाया जाए तो ऐसे कई पुराने सामाजिक भेदभाव और असमानताएं बनी रह सकती हैं, जिन्हें संविधान खत्म करना चाहता है। इसलिए समाज की नैतिकता को अंतिम बेंचमार्क नहीं बनाया जा सकता। लेखक आगे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि किसी भी मामले में स्वतंत्रता और समानता का संतुलन कैसे बनेगा। उदाहरण के लिए, सबरीमाला केस में सवाल ये था कि क्या किसी धार्मिक परंपरा के नाम पर महिलाओं के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है या नहीं। इसी तरह नवतेज सिंह जौहर केस में सवाल ये था कि क्या पुरानी सामाजिक धारणाओं के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। इन दोनों मामलों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अदालत को ये डायरेक्ट करती है कि वो अधिकारों और समानता के पक्ष में सोचे। इसके साथ ही लेखक एक और महत्वपूर्ण बात उठाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी केवल एक कानूनी टूल नहीं है, बल्कि ये अदालत के व्यवहार को भी जांचने का एक तरीका बन जाता है। वे ये चिंता व्यक्त करते हैं कि आजकल जुडिशरी के कामकाज में कई बार अनिश्चितता और असंगति दिखती है, यानी ये साफ नहीं होता कि कोर्ट किस आधार पर निर्णय दे रहा है, और कई बार फैसले अनप्रेसिडेंटेड लगते हैं। इससे कानून की स्टेबिलिटी और ट्रस्ट पर सवाल उठते हैं। आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि हाल के समय में कुछ मामलों में अदालत का व्यवहार विवादास्पद रहा है, जैसे किसी छोटे मुद्दे पर अत्यधिक संवेदनशील प्रतिक्रिया देना या फिर कुछ मामलों में स्पष्ट रुख न लेना। उदाहरण के तौर पर NCERT से जुड़े एक मामले और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची और मतदान अधिकारों से जुड़े मुद्दों को मेंशन किया गया है, जहां अदालत के रुख को लेकर सवाल उठे। लेखक ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमें ये संकेत देती है कि कब न्यायिक प्रक्रिया में असंगति, मनमानी या अनिश्चितता बढ़ रही है। ये हमें याद दिलाती है कि संविधान केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पावर पर नियंत्रण और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। जब अदालतें इस दिशा से भटकती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक तरह से चेतावनी का काम करती है। अंत में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को खारिज करना सही नहीं है। इसे हटाने की कोशिश दरअसल संविधान की आत्मा को कमजोर करने जैसा होगा। ये अदालत को सही दिशा दिखाने का काम करती है, खासकर तब जब समाज की परंपराएं और संवैधानिक मूल्य एक दूसरे से टकराते हैं। इसलिए इसे समझना और एक्सेप्ट करना जरूरी है, भले ही इसे एक स्ट्रिक्ट रूल की तरह ना माना जाए। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा है उसका इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और आम लोगों की पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा, उससे रिलेटेड है, जो कि एक्सप्लेन्ड पेज का है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक असेसमेंट दिया है जिसमें कहा गया है कि इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में 7% के इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे जा सकती है। इसका मेन रीजन वेस्ट एशिया में चल रहा वॉर और उससे पैदा हुआ एनर्जी क्राइसिस है। इस वॉर की वजह से ऑयल और गैस सप्लाई पर प्रेशर बढ़ता है,
जिससे पूरी दुनिया में एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं और इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अब समझते हैं कि ये 7% क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इंडिया गवर्नमेंट ने हाल ही में जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर 2022-23 कर दिया है। पहले बेस ईयर 2011-12 था, जिसे काफ़ी टाइम से अपडेट करने की ज़रूरत थी। नए डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले कुछ ईयर्स में 7% से ऊपर रही है, जैसे FY24 में 7.2%, FY25 में 7.1% और FY26 में 7.6% एस्टिमेट की गई है। गवर्नमेंट का मानना है कि 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 7 to 8% सस्टेन्ड ग्रोथ जरूरी है। लेकिन इसी बीच वेस्ट एशिया में वॉर शुरू हो गया, जिससे ये प्रोजेक्शंस बदलने लगे। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है और 2026 तक एनर्जी सप्लाई डिसरप्ट रहती है, तो FY27 में इंडिया की ग्रोथ घटकर लगभग 6.6% हो सकती है। यानी इकोनॉमी उस लेवल से नीचे आ सकती है जिसे हाई ग्रोथ के लिए जरूरी माना जाता है। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जीडीपी को एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा 4 मेन कंपोनेंट्स से समझा जाता है: C+I+G+NX। यहाँ C मतलब प्राइवेट कंजम्पशन यानी लोगों का स्पेंडिंग, I मतलब इन्वेस्टमेंट यानी कंपनीज का स्पेंडिंग, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और NX मतलब नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इस स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंजम्पशन का होता है, जो लगभग 55-60% जीडीपी का हिस्सा होता है। इसका मतलब है कि अगर लोगों की पॉकेट पर इम्पैक्ट पड़ता है तो पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। वॉर की वजह से ऑयल और गैस महंगे हो रहे हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंजम्पशन पर पड़ता है और जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाती है। दूसरा बड़ा कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट है, जो लगभग 30% जीडीपी का हिस्सा होता है। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जैसे वॉर या ऑयल क्राइसिस, तो कंपनीज नए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पोस्टपोन कर देती हैं। उन्हें मार्केट स्टेबिलिटी पर डाउट होता है, इसलिए एक्सपेंशन या नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से बचती हैं। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और स्लो हो जाती है। तीसरा कंपोनेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट पहले से ही कई स्कीम्स और बोरोइंग प्रेशर में होती है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो सब्सिडी बर्डन भी बढ़ता है। ऐसे में गवर्नमेंट के पास एडिशनल स्पेंडिंग करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे ग्रोथ को सपोर्ट कम मिलता है। चौथा कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स है। इस करंट सिचुएशन में एक्सपोर्ट्स स्टेबल रह सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट्स बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ऑयल और गैस जैसे एसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज्यादा बढ़ते हैं तो जीडीपी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस पूरे एनालिसिस से क्लियर होता है कि ये वॉर सिर्फ रीजनल इशू नहीं है, बल्कि इसका ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। इंडिया जैसे कंट्री के लिए इसका मतलब है हायर फ्यूल प्राइसेस, राइजिंग इन्फ्लेशन, लोअर कंजम्पशन, वीक इन्वेस्टमेंट और स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। अंत में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉमन पीपल की लाइफ पर पड़ता है। जब जीडीपी ग्रोथ स्लो होती है तो जॉब क्रिएशन भी स्लो होता है और इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ जाता है। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दी है कि इंडिया की ग्रोथ 7% से नीचे जा सकती है। अगेन नेक्स्ट आर्टिकल ईरान वॉर से जुड़ा हुआ है। एलपीजी यानी कुकिंग गैस की सप्लाई में कमी आने से, जैसा कि अभी वेस्ट एशिया के वॉर की वजह से हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ गैस सिलेंडर की प्राइसेस तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि ये पूरे फूड सिस्टम और न्यूट्रिशन पर असर डालता है। वेस्ट एशिया में चल रहे वॉर की वजह से इंडिया को मिलने वाली एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। इंडिया अपनी एलपीजी रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, इसलिए जैसे ही सप्लाई में डिसरप्शन आता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही लोगों में पैनिक सी सिचुएशन होने लगती है, जिससे पैनिक बाइंग होती है, लंबी क्यूज लगती हैं और ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो जाती है। इसके अलावा छोटे इंडस्ट्रीज जो एलपीजी पर डिपेंड हैं, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है और कुछ माइग्रेंट वर्कर्स सिटीज से अपने विलेजेस लौटने लगते हैं, जैसा हमने कोविड लॉकडाउन के टाइम देखा था। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन में डोमेस्टिक यूज़ को प्रायोरिटी दी है, यानी हाउस होल्ड्स के लिए एलपीजी सप्लाई को पहले इंश्योर किया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री और होटल सेक्टर पर प्रेशर बढ़ा है। गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव इंपोर्ट्स की भी कोशिश कर रही है। अब इस क्राइसिस का इम्पैक्ट लोगों के न्यूट्रिशन और हेल्दी डाइट पर कैसे पड़ता है? इसका इम्पैक्ट 2 लेवल पर होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि जैसे ही एलपीजी प्राइसेस बढ़ती हैं, कुकिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इंडिया में ये खर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के अनुसार रूरल और अर्बन एरियाज में लोग अपनी मंथली इनकम का लगभग 5-6% फ्यूल और लाइट पर खर्च करते हैं। ये खर्च मेडिकल और एजुकेशन जैसे एसेंशियल खर्चों के बराबर है, इसलिए इसे छोटा नहीं माना जा सकता। अब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी समझना ज़रूरी है। इंडिया फर्टिलाइजर्स के लिए काफ़ी हद तक इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है और साथ में मैकेनाइजेशन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो खेती की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फूड प्राइसेस पर पड़ता है और फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क होता है। अब हेल्दी डाइट की बात करें तो मिनिमम डेली कॉस्ट जो एक व्यक्ति को स्पेंड करनी होती है ताकि वो ICMR गाइडलाइंस के अनुसार बैलेंस्ड डाइट ले सके, 2023-24 के डेटा के अनुसार नॉन वेजिटेरियन के लिए एवरेज कॉस्ट लगभग 73.1 रुपीस पर पर्सन पर डे है। इससे पता चलता है कि इंडिया में पहले से ही बड़ी पॉपुलेशन के लिए हेल्दी डाइट अफोर्ड करना मुश्किल है। एस्टिमेट के अनुसार 25-49% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रॉ फूड कॉस्ट के बेसिस पर भी हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम फूड के साथ कुकिंग कॉस्ट भी जोड़ते हैं जैसे स्पाइसेस और खासकर LPG कॉस्ट, तो हेल्दी डाइट की टोटल कॉस्ट और बढ़ जाती है। ये एडिशनल कॉस्ट लगभग 9.5 रुपीस पर पर्सन बढ़ा देती है, जिसमें से लगभग 6.5 रुपीस सिर्फ फ्यूल यानी LPG में जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हेल्दी डाइट अफोर्ड न कर पाने वाली पॉपुलेशन और बढ़ जाती है, जो लगभग 32-62% तक पहुंच सकती है, जो कि इनकम थ्रेशहोल्ड पर डिपेंड करता है। अब अगर करंट LPG क्राइसिस को जोड़ दें तो सिचुएशन और सीरियस हो जाती है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस और बढ़ सकती हैं, साथ ही फूड प्राइसेस भी बढ़ने की संभावना है, जिससे पुअर और लोअर मिडिल क्लास के लिए बैलेंस्ड डाइट लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। आर्टिकल ये भी बताता है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ फूड कॉस्ट तक लिमिटेड नहीं है। छोटे इंडस्ट्रीज जो LPG पर डिपेंड हैं, उनका प्रोडक्शन कम हो सकता है। माइग्रेंट वर्कर्स की इनकम और एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ सकता है, जिससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए आर्टिकल सजेस्ट करता है कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन या प्राइसेस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे फूड सिस्टम अप्रोच को अपनाना चाहिए। इसमें यह शामिल है कि न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स जैसे पल्सेस, वेजिटेबल्स, एग्स, नट्स और अन्य प्रोटीन सोर्सेज को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए। इसके लिए सब्सिडीज और सोशल सेफ्टी नेट्स को एक्सपैंड करना जरूरी है। साथ ही एग्रीकल्चर पॉलिसीज को भी स्ट्रेंथन करना होगा ताकि न्यूट्रिशियस फूड की अवेलेबिलिटी बढ़े और प्राइसेस स्टेबल रहें। आर्टिकल ये भी हाईलाइट करता है कि हाउस होल्ड लेवल फैक्टर्स जैसे लेबर डिवीजन और कुकिंग एक्सेस भी डिसाइड करते हैं कि लोग एक्चुअली क्या खाते हैं। अंत में मेन मैसेज ये है कि LPG क्राइसिस सिर्फ एनर्जी क्राइसिस नहीं है, बल्कि ये न्यूट्रिशन क्राइसिस भी बन सकता है। अगर फूड महंगा हो जाए और कुकिंग कॉस्ट भी बढ़ जाए तो पुअर और वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए बैलेंस्ड डाइट लेना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें फूड सिस्टम को होलिस्टिक वे में देखना होगा ताकि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके और किसी भी एक्सटर्नल शॉक का डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों की हेल्थ पर न पड़े। इसमें हम समझेंगे कि इस न्यूज़ में जो केस आया है उसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस क्यों रुक गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर एलिगेशन था कि उनके दिल्ली रेजिडेंस पर बर्न्ट कैश मिलने की घटना सामने आई थी। इसी एलिगेशन के बेसिस पर उनके खिलाफ पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया गया था। ये एक बहुत सीरियस प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को ऑफिस से हटाने की कोशिश की जाती है। इंडिया में जज रिमूवल का प्रोसेस जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत गवर्न होता है। इसकी शुरुआत पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट मोशन लाकर होती है। अगर ये मोशन एक्सेप्ट हो जाता है तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है जिसमें जुडिशरी और लीगल फील्ड के सीनियर मेंबर्स शामिल होते हैं। ये कमेटी एलिगेशंस की जांच करती है और रिपोर्ट देती है कि चार्जेस सही या नहीं। अगर कमेटी की रिपोर्ट में चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो मैटर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा में जाता है। वहां स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट जज को रिमूव कर सकते हैं। इसलिए ये प्रोसेस काफी लेंदी और स्ट्रिक्ट होता है ताकि बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के किसी जज को हटाया न जा सके। लेकिन इस पूरे केस में एक इम्पॉर्टेंट टर्न आया जब जस्टिस यशवंत वर्मा ने रिजाइन कर दिया।
उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लेटर भेजकर रेजिग्नेशन दिया और उसकी कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेजी। साथ ही उन्होंने इंक्वायरी कमेटी से भी विड्रॉ कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रेजिग्नेशन के बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस क्यों एंड हो गया। इसका सिंपल रीजन ये है कि इम्पीचमेंट सिर्फ सिटिंग जज के खिलाफ ही चल सकता है। जब जज खुद रिजाइन कर देता है तो वो अब ऑफिस में नहीं रहता, इसलिए उसे रिमूव करने का सवाल ही नहीं बचता। इसी वजह से इम्पीचमेंट मोशन ऑटोमैटिकली इनफ्रक्चुअस हो जाता है, यानी प्रोसेस वहीं खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केस, जो इंडिया में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जज का पहला इम्पीचमेंट बन सकता था, वो बीच में ही रुक गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैटर पूरी तरह खत्म हो गया है। आर्टिकल में बताया गया है कि अगर आगे कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो अलग प्रोसेस होगा, लेकिन किसी जज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैंक्शन जरूरी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इम्पीचमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता था। ये पहली बार नहीं है जब किसी जज ने इंक्वायरी या इम्पीचमेंट प्रोसेस के दौरान रिजाइन किया हो। 2011 में सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PD दिनाकरन ने भी इंक्वायरी कमेटी के दौरान रिजाइन किया था। इस पूरे इशू से एक बड़ा क्वेश्चन सामने आता है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और फेयर ट्रायल के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। एक तरफ जजेस से हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स की एक्सपेक्टेशन होती है और दूसरी तरफ उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए अपनी डिफेंस रखने की। इस तरह ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल इशू नहीं है, बल्कि पूरे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम और इम्पीचमेंट प्रोसेस की लिमिटेशंस को भी सामने लाता है।